हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज 6 को डिस्कस करेंगे। हमने 5 क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर ली हैं जिसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन किए हैं। पिछले सीरीज से हमने ये शुरू किया था कि 5 क्वेश्चन एंशियंट, 5 क्वेश्चन मेडिवल, 5 क्वेश्चन मॉडर्न हम करेंगे। सेम उसी तरह की प्रक्रिया, उसी तरह का पैटर्न मैं लेकर के आज भी आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 5 क्वेश्चन हमारे एंशियंट के हैं, 5 मेडिवल के हैं और 5 मॉडर्न के हैं। शुरुआत हम मेडाइवल से करेंगे, उसके बाद मॉडर्न करेंगे और लास्ट में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये है क्वेश्चन सीरीज 6 का पहला क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवाने कोही की स्थापना की थी? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश दीवाने कोही टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर? अब एक सुल्तान थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था, परंतु प्रैक्टिकल नॉलेज इसके पास कम थी। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारी थी परंतु प्रैक्टिकल नॉलेज इसकी बहुत कम थी। इसलिए इसने बहुत सारे प्लानिंग बनाए अपने कार्यकाल के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान, परंतु वो सारे सफल नहीं हुए। अब इसके काल में क्या हुआ? देखो, एक तो इसका ये खुद अपना साथ नहीं दे पा रहा था, दूसरा प्रकृति ने भी इसका साथ नहीं दिया। तो इसके काल के दौरान एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था। उस अकाल से राहत दिलवाने के लिए, किसानों को राहत दिलवाने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने को ही। और दीवाने को ही एक डिपार्टमेंट था जिससे एक ऋण दिया जाता था जिसे बोलते थे तकावी ऋण। तकावी ऋण, या फिर इसी को बोला जाता था सोनधर। सोनधर ये एग्रीकल्चर लोन था। एग्रीकल्चर लोन था, या फिर आप कृषि कह सकते हैं। कृषि उधार था, कृषि ऋण था, जो कि दिया जाता था इस डिपार्टमेंट के द्वारा अकाल, जो फेमाइन आया हुआ था, उससे बचाने के लिए। तो इस वजह से इसके काल में दीवाने कोही की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन सा लोन दिया जाता है कई बार पूछा हुआ है, तकाबी ऋण या फिर सोनधार ऋण किसने शुरू किया था? तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तकाबी ऋण किससे जुड़ा हुआ है? तो वो एग्रीकल्चर लोन है। इसको भी दिमाग में आप लोगों को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। सुमेलित कीजिए, मैच करना है इसमें। एक तरफ दिया हुआ है राइटर्स के नाम और एक तरफ दी हुई हैं बुक्स, किताबें दे रखी हैं। ये हैं राइटर्स, लेखक, और यह रचना है। तो ये मैच करना है बाबू। पहला है यहिया बिन अहमद सरहिंदी, फिर है अब्दुल्ला, फिर है इसामी, फिर ये अहमद यादगार है। कि रचना का क्या है? तारीख सलातीन ए अफगान, फुतूह उस सलातीन, तारीख दाऊदी और तारीख मुबारक शाही। तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के समय आते हैं और उन्होंने लिखा तारीख मुबारक शाही। तो इसका सही जवाब हो गया ए। अब्दुल्ला की जो रचना है वो है तारीख दाऊदी। तो इसका सही जवाब हो गया बी। इसामी का जो लेखक हैं, इसामी है फुतूह उस सलातीन के, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसका सही जवाब है सी। अहमद यादगार, इनकी रचना है तारीख सलातीन अफगान, और इसका सही जवाब हो गया डी। ठीक है, अब देखिए, ये सारे क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा किन सारी किताबों में किस किस के बारे में जानकारी मिली हुई है। इसके लिए ऐप पर बैच चल रहा है हिस्ट्री का। वहां पर जब आप आएंगे तो काफी डिटेल में इन सारी किताबों के बारे में, जब जैसे अभी एंशियंट की मैं क्लासेस उसमें शुरू किया हूँ, फिर उसके बाद मेडिवल की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, मॉडर्न क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। वहां पर ये जितने भी आपके लिटरेरी सोर्सेज होते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। किसके किसके बारे में यहाँ पर चर्चा है, किसके काल में की गई थी, कौन कौन सी जानकारी इसमें मिल जाती है, सबके बारे में वहां पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सीरीज है तो उसी हिसाब से देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसी हिसाब से हम देख रहे हैं इसको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? अब चंगेज खान मंगोल शासक था। उसने पर्शिया पर अटैक किया था। जब पर्शिया पर उसने आक्रमण किया तो वहां पर जो शाह था और जो राजकुमार था, शाह तो भाग गया, तो शाह भाग गया आपके तुर्की की तरफ, वो उधर निकल गया। लेकिन जो वहां का राजकुमार था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी,
वो भारत की तरफ आया। और उस समय भारत में जो शासन चल रहा था वो चल रहा था इल्तुतमिश का, शासन चल रहा था इल्तुतमिश का। तो बड़ी अच्छी वार्तालाप उनके बीच में होती है। तो ये बोलता है जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश से बोलता है तुम भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, अब हमें शरण दो। अब इल्तुतमिश जानता था कि एक बहुत ही भयानक एक तूफान चंगेज खान भारत की तरफ आ जाएगा अगर उसने शरण दे दिया किसको, आपके जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण शरण दे दिया। तो गंगेज खान उसको रोकने के लिए भी अपना एक एम्बेसडर भेजता है, लेकिन उससे पहले इल्तुतमिश जलालुद्दीन जलालुद्दीन मंगबरनी को मना कर देता है, कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, परंतु भारत की आबो हवा हिंदुस्तान की आबो हवा जो है वो आपके लिए सही नहीं है, इसलिए आप यहां से लौट जाइए। तो इल्तुतमिश सपोर्ट ना करे जलालुद्दीन मंगबरनी को, क्योंकि वो पर्शिया पर अटैक करता, अगर इल्तुतमिश सपोर्ट करते तो चंगेज खान भारत पर भी आक्रमण कर देता। उसको रोकने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश इल्तुतमिश के दरबार में चंगेज खान ने अपने एम्बेसडर को भेजा था। तो इसका सही जवाब है बी इल्तुतमिश। ठीक है, चंगेज खान ने अपना एम्बेसडर इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, मतलब वो कौन सा सुल्तान है जो खलीफा की उपाधि धारण किया था। अब सुनिए, खलीफा जो होते थे वो सुप्रीम हुआ करते थे, जितना भी इस्लामिक एम्पायर हुआ था उसके सुप्रीम होते थे खलीफा। एक तरह से आप कह सकते हो जो कि रिलीजियस हेड जो होता था वो कौन होता था, खलीफा होता था। और जो पॉलिटिकल हेड होता सॉरी खलीफा होता था, हाँ, और जो पॉलिटिकल हेड होता था वो सुल्तान होता था। रिलीजियस हेड कौन हुआ करता था, वो होते थे खलीफा, खलीफा, और जो पॉलिटिकल हेड होते थे वो होते थे आपके सुल्तान, सुल्तान। अब अपने सल्तनत को अस्तित्व दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति होता था वो खलीफा से खिल्लत लेता था, खिल्लत एक तरह खिल्लत बोलो या फिर मंसूर बोलो, वो प्राप्त करता था, जिससे उसको सल्तनत को मान्यता मिल जाती थी और वो वहां उस क्षेत्र का कहलाता था सुल्तान। तो एक ही देश में बहुत सारे सुल्तान हो सकते हैं, भारत में भी अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे सुल्तान आए थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, तो वही दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में वो कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा को खलीफा की उपाधि धारण की थी, मतलब खलीफा के पद को उसने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। वो था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अयाश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, ये इसको नग्न अवस्था में स्त्री और पुरुष के साथ रहना पसंद था। यह जो था स्त्री का वेश धारण करके आपके सभा में चला आया करता था। मतलब एक तरह समझो पूरा, एक तरह समझो इसने पूरे अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हुए जो भी साम्राज्य जो भी एम्पायर था उसको पूरी तरीके से नष्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। फिर इससे ये एक तरह समझिए ये गे था, तो खुसरो शाह से इसको मोहब्बत हो गई थी और इसने और खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से वह गद्दी पर बैठ जाता है, मतलब प्यार में ही धोखा खाया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, लेकिन कुछ और चीजें मुबारक खिलजी के बाद जो इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा। ये खलीफा के सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था, मानने से इनकार किया और खुद को खलीफा बोला था, इनकार किया और खुद को खलीफा बोला। ठीक है, और ये प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण में एक राज्य है जिसको जिसका नाम है देवगिरी, देवगिरी को दिल्ली में मिलाया। देखो इससे पहले जितने भी सुल्तान आते थे वो देवगिरी पर हमला करते थे, उसको लूटा करते थे, जैसे इनके पिताजी ही थे अलाउद्दीन खिलजी जो थे अब्बा जान थे, ये देवगिरी पर हमला किए थे, वहां से ये धन दौलत को बहुत सारा लूट करके आए हुए थे, जब जब ये काड़ा में रहा करते थे इलाहाबाद के नजदीक वहां पर था, तो देवगिरी को लूट करके आते थे। लेकिन ये वो पहला सुल्तान था जिसने देवगिरी को दिल्ली में शामिल कर लिया था, मतलब दिल्ली का एक प्रांत बना दिया था, दिल्ली में शामिल किया था, ये पहला सुल्तान था। ठीक है बात। अलाउद्दीन खिलजी के पहले दक्षिण में कोई भी अभियान नहीं हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी वो पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण में अभियान किया था, मध्यकाल की मैं बात करता हूँ। उससे अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में चले जाएंगे तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे वहां पर। आप मध्यकाल में आएंगे तो सबसे पहला जो सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में अभियान किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किया, लूटा और लूट करके धन को वापस लेके चला आया, परंतु उसको अपने सत्ता में अपने राज्य में नहीं मिलाया। उस राज्य में मिलाने का काम जो किया था वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था, जो देवगिरी को दिल्ली में शामिल कर लिया था, प्रथम सुल्तान था ये। ठीक है बात। इसका जो टाइम पीरियड है मुबारक खिलजी का वो है 1316 से लेकर के 1320 तक, 1316 से लेकर 1320 तक। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपको पता होगा कि एक आपका मार्केट कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया था, बाजार व्यवस्था को प्रणाली स्थापित की गई थी।
उसको इसने नष्ट कर दिया था। मुबारक खिलजी ने क्या किया था, बर्बाद कर दिया था। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ हैं जो मुबारक खिलजी के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बाबू, हजार सेतुन महल किसने बनवाया था, हु बिल्ट हजार सेतुन महल। हजार सेतुन महल, या फिर आप बोल सकते हो पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर, या फिर हजार स्तंभों वाला महल, इसका जो निर्माण था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये हजार सेतुन महल है कहाँ पर, तो दिल्ली में जगह है सिरी, दिल्ली में जगह है सिरी, एप्पल वाला सिरी नहीं बाबू, दिल्ली में जगह है सिरी। वहां पर हजार सेतुन महल का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। कहां पर करवाया था, 1303 में। और हजार सेतुन महल के अलावा वहां पर अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा और अलाई मीनार का भी निर्माण करवाया था। अलाई मीनार का भी निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ये भी मैंने बता दिया है। और दक्षिण भारत में कहां पर अभियान किया था, देवगिरी पर उसने आक्रमण किया था। ठीक है बात। तो हजार सेतुन महल किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनवाया था, 1303 में। हजार सेतुन महल कहां पर स्थित है, सिरी, दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में ही और क्या क्या निर्माण करवाया था, अलाई दरवाजा बनवाया था, अलाई मीनार बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 81। अब यहां से आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया। किस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बाय विच एक्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, स्थापना की गई थी, सॉरी समाप्त मैंने बोला, स्वायत्ता की स्थापना की हुई थी। एक्ट ऑफ 1935, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, साइमन कमीशन एक्ट है। स्वायत्ता को स्टैब्लिश किया गया था। तो देखिए 1919 में जो आपका मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, वहां पर द्वैत शासन प्रणाली स्टैब्लिश की गई थी, मतलब। लेकिन ये जो आपका द्वैत द्वैत शासन प्रणाली है, जो आपका ड्यूअल सिस्टम है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ये स्टैब्लिश किया गया था आपके स्टेट में। परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा इस ड्यूअल सिस्टम को, इस द्वैत शासन को, द्वैध शासन को, शासन को प्रांत से समाप्त कर, प्रांत से समाप्त कर केंद्र में, केंद्र में लागू किया गया था, लागू किया गया था, किया गया था, किया गया था। और इससे क्या हुआ था, जो आपके द्वैत शासन जब प्रांत से हटा दिया गया था, तो उससे जो आपके प्रोविंशियल जितने भी आपके प्रांतीय जितनी भी आपकी सरकार थी, उसको स्वायत्ता मिल गई थी। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और लागू कब किसके द्वारा करवाया गया था, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये आया था आपका 1919 में। ठीक है बात, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था आपका, 1909 में। और साइमन कमीशन भारत में कब आते हैं, 1928 में। ठीक है बात। तो द्वैत शासन को प्रांत से समाप्त करके केंद्र में कब लागू किया गया था, 1935 में। और प्रांतों में कब लागू किया गया था, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो ये थे आपके लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय आपके दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसके आने के स्वागत में, जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज फिफ्थ के आने के स्वागत में इसको बुलाया गया था। और जॉर्ज फिफ्थ ने 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा की थी, 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा की थी कि जो कैपिटल है वो कैलकाटा से, कैलकाटा से कहां पर लाया जाएगा, दिल्ली लाया जाएगा। और 12 दिसंबर 1911 को इसने घोषणा की, और 1912 में, 1912 में कैपिटल शिफ्ट हो गया था कलकत्ता से दिल्ली। तो ये जितने भी डेट मैंने बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी, और 1912 में कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट हो गया था दिल्ली। और उस समय जो आपके भारत में वायस रॉय हुआ करते थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार लगा था, कौन से नंबर का दिल्ली दरबार था, तीसरा दिल्ली दरबार था। किसके स्वागत में लगाया गया था, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। ये ब्रिटेन के उस समय के राजा थे, इन्होंने घोषणा की थी कलकत्ता से स्थानांतरित होगा कहां पर, दिल्ली में, 12 दिसंबर 1911 को। और 1912 में ये शिफ्ट हो गया था कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत सारे नाम चेंज हुए थे, जैसे गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, फिर वायसरॉय ऑफ इंडिया हुए। ये सीक्वेंस है आपका। तो अगर अभी आप दो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल,
गवर्नर ऑफ बंगाल की अगर आप बात करते हैं, बंगाल का गवर्नर ये थे आपके क्लाइव। कौन थे? कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, और इन्हीं के समय पारित होता है आपका गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पारित होता है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पर गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो बाकी के आपके प्रांत थे जैसे मद्रास था और बॉम्बे था वह इनके अधीन आ जाते हैं। मतलब भारत में जो सुप्रीम अथॉरिटी होगा वो कौन होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग बने थे। किस एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। समझे बात को? तो आप लोगों को क्या क्या याद करना है, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। किस एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इनके नाम को चेंज किया गया था, प्लस इसमें और क्या किया गया था, जो अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, जैसे एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी और एक आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो इन दोनों प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अधीन ला दिया गया था, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह सुप्रीम हो गया था भारत में। किस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में परिवर्तित हो गई थी, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द पावर पास्ड फ्रॉम द लैंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश टेरिटरी। मतलब भारत में जो एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही थी ब्रिटेन की तरफ से, जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हो, उसे समाप्त करके पूरा का पूरा अधिकार ब्रिटेन के सरकार को दे दिया गया था। वो किस एक्ट के द्वारा हुआ था, ये हुआ था आपके आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हुआ था। रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा था। अब इसके बाद, इसके पहले एक एक्ट आ चुका था, चार्टर एक्ट 1853 आ रखा था, जिसमें जो आपका कंपनी का जो कार्यकाल था उसको मतलब बढ़ा दिया गया था कि जब तक सरकार की इच्छा होगी अब उसको दोबारा 20 साल में रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको असीमित कर दिया गया था, उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया था। लेकिन 1853 के बाद ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, और इस क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरा झटका लगा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मौका मिल गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिल गया। उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया, और पूरा का पूरा जो जो भी प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है उसको अपने अंडर ले लिया। तो जो गवर्नर ऑफ इंडिया कहलाते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाते थे, अब वो कहलाने लगे वायसरॉय ऑफ इंडिया। और ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके पूरा का पूरा जो ब्रिटिश टेरिटरी था वो सब किसके पास पहुंचा दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया गया 1858 के तहत। और जो पहले आपके वायसराय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे बाबू, लॉर्ड कैनिंग थे, पहले वायसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बने थे, पहले वायसराय बने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के द्वारा। ठीक है बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, और लॉर्ड कैनिंग क्या बने थे, वायसराय, वायस रॉय। अब ध्यान समझो बेटा, जो अब भारत में जो भी क्षेत्र ब्रिटिश के पास रहेगा उसका जो सर्वोच्च अधिकार होगा वो होगा रॉयल के पास। रॉयल मतलब वहां पर जो ब्रिटेन में बैठे हुए किंग और क्वीन है उनके पास रहेगा रॉयल का अधिकार। तो उनका वाइस कहां पर है, उनका वाइस कहां पर है, भारत में है, इसीलिए इसको बोला जाता है वाइस रॉयल। और इसको पूरा मिलाकर के बोला जाता था वाइस रॉय। वाइस रॉय, वाइस रॉय कुछ और नहीं है, वाइस रॉयल है। ये है कैप्टन और ये है वाइस कैप्टन। समझ में आ गई बात? तो जो पावर ब्रिटेन में राजा या रानी की होती थी वही पावर भारत में किसकी होती थी, वायसराय की होती थी। इतने बात ध्यान में रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दिया, और पूरे के पूरे जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो अंग्रेजों के पास या फिर ब्रिटिश टेरिटरी बना दिया गया था। और भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब वो कहलाने लगे वायसराय। वायसराय कुछ और नहीं, वायसराय होता है। ठीक है बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। अब देखिए, भारत में शासन के अनुसार सही अनुक्रम में रखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, डलहौजी हैं, वेलेस्ली हैं और कॉर्नवालिस हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका टाइम पीरियड क्या है। वॉरेन हेस्टिंग का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये है 1772 से लेकर के 85 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहेंगे। डलहौजी का जो टाइम पीरियड है ये है 1848 से लेकर के 56 तक।
वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है वो है 1798 से लेकर के 1805 तक। और वहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर आप बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड है 1786 से लेकर के 93 तक। अब इनको सीक्वेंस में मैनेज करें तो सबसे पुराना कौन है इसमें सबसे पुराना वॉरेन हेस्टिंग्स लग रहे हैं, तो सबसे पहले पहला आएगा, तो ये दोनों उड़ा दो। ठीक है बात। अब देखो उसके बाद दूसरा कौन सा लग रहा है आपका, कॉर्नेवालिस। कॉर्नेवालिस है दूसरे, तो कॉर्नेवालिस में क्या हो गया, दूसरे में दोनों चार चार हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर उसके बाद आते हैं डलहौजी और वेलेस्ली में, देखो उसके बाद कौन आता है, कॉर्नेवालिस वेलेस्ली आते हैं। वेलेस्ली कौन सा हो गया आपके, तीसरा। तो 1 4 3 2, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आ गई बात, तो ये सीक्वेंस है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए पूरे के पूरे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय ऑफ इंडिया, उनके द्वारा किए हुए काम, ये सारे प्रश्न बनते हैं बाबू। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है जो मैं बैच चलवा रहा हूँ, उसमें ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। सबका कार्यकाल डिस्कस होगा, इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा होगा, चाहे वो आपके टेरिटरी से जुड़ा होगा, मतलब वो पॉलिटिकल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, या तो फिर वो रिलीजियस होगा, जो भी कार्य किए गए थे, चाहे वो प्रेस से रिलेटेड होगा, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी से होगा, जो भी काम किए गए थे वो सारी चीजें क्या होगी बेटा यहाँ पर आपको करवाई जाएंगी। तो बैच परचेज कर लीजिए। बैच की फीस बहुत ही कम है, मात्र 299 रुपए में आपको हिस्ट्री का पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है बात। इसमें आपको रिटन नोट्स भी मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, मेरे प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगी, और मेरी लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, मात्र 299 रुपए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 86। ऐप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा, अब यहां से आपका एंशियंट हिस्ट्री शुरू हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है। ठीक है बात, मतलब कौन सी ऐसी घटना इनमें से है जो ईसा पूर्व में नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इन बीसीई एरा, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा कौन सा है इसमें से, तो अब देखते हैं बाबू कौन सा कब कब हुआ था। इंडो ग्रीक के साम्राज्य की स्थापना। तो इंडो ग्रीक के साम्राज्य की स्थापना जो थी बाबू, वो लगभग मानी जाती है 183 बीसी में भारत में हुई थी। ठीक है बात, 183 के आसपास भारत में हुई थी। और जो भारत में सबसे पहला व्यक्ति आता है इंडो ग्रीक, जो भारत इंडो यूनानी हिंद यूनानी रहता है, वो आता है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस डेमेट्रियस वो पहला व्यक्ति था जो भारत में आता है, वो इंडो ग्रीक था। तो और भारत में जो इनकी स्थापना मानी जाती है वो 183 बीसी की मानी जाती है। विक्रम संवत की अगर आप बात करते हैं तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 बीसी में। 57 बीसी में। ठीक है बात। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है बाबू, ये 1st सेंचुरी बीसी का है। 1st सेंचुरी बीसी का है। अब वहीं पर जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, इसका आयोजन करवाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। ठीक है, जैसे श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाई थी, तो कश्मीर में कुंडलवन की स्थापना किसने करवाई थी, कनिष्क ने करवाई थी। अब देखिए चार बहुत संगतियां होती हैं, 1 2 3 और 4। पहली संगति होती है आपके अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय। दूसरी जो होती है वो होती है काल अशोक के समय, काल अशोक के समय। तीसरी होती है अशोक के समय, और चौथी होती है कनिष्क के समय, कनिष्क के समय। अजातशत्रु जो थे वो आपके हर्यक वंश के थे, काल अशोक शिशुनाग वंश के थे, अशोक जो थे मौर्य वंश के थे, और कनिष्क जो था वो आपके कुषाण साम्राज्य के थे। तो ये चार समय में होती है। अजातशत्रु के समय जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उस समय त्रिपिटक में से दो पिटक की रचना हुई थी, आपका विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई थी अजातशत्रु के समय। काल अशोक के समय जो था, जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो उस समय जो बौद्ध धर्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था सितवीर, सितवीर, और दूसरा था महासंघिक, महासंघिक में विभाजित हुआ था। अशोक के समय जो तीसरा पिटक था उसकी रचना हुई थी, जिससे बोला जाता है अभिधम पिटक। क्या बोला जाता है बेटा, अभिधम पिटक। कनिष्क के समय दोबारा आपका बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हीनयान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। ठीक है बात, तो ये है आपके चार समय। तो कनिष्क के समय जो हुआ था ये हुआ था आपका, और कनिष्क का जो टाइम पीरियड माना जाता है ना, कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी, वो है 78 एडी में। कब है बेटा, 78 एडी में। तो यह वह घटना है, अब जब कनिष्क का काल ही 78 एडी में शुरू हो रहा है, तो कनिष्क अपने काल के बाद ही तो इसका आयोजन करवाएगा। तो सीधी सी बात है, जब कनिष्क का काल 78 एडी से शुरू हो रहा है तो इसके बाद करवाएगा। तो मतलब ये जो घटना है, ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये बीसी की घटना नहीं है, ये किसकी घटना है बाबू, एडी की घटना है। इट्स नॉट एन इवेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इन बीसीई।
ठीक है बात। बाकी सारे आपके ईसा पूर्व के थे, लेकिन ये चौथुत बहुसंगति जो है वो ईसवी की है। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 87, परेशान मत होइए, सारी चीजें करवाई जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? मुस्तारियन, एश्यूलियन, ओल्डोवान और ग्रेशियन। अब देखिए बाबू, मुस्तारियन भी एक पाषाण से उपकरण बनाने की पद्धति थी, एश्यूलियन भी पद्धति थी और ओल्डोवान भी पद्धति, पर ये ग्रेशियन जो है ये पद्धति नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? ग्रेशियन। ठीक है बात। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, जो यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे वहां से बहुत प्रश्न पूछे हैं। जैसे सबसे सबसे पुरानी अगर देखेंगे ओल्डोवान है। एश्यूलियन की अगर आप बात करते हैं तो जब आप पैलोलिथिक एज में आते हैं, तो जो निम्न पुरा पाषाण काल है, तो जो सोहन नदी घाटी सभ्यता, आप सोहन नदी आप सिविलाइजेशन पढ़ते हो, या फिर आप मद्रास कल्चर की बात करते हो, जो अतरपक्कम और पल्लवरम से प्राप्त किया गया था रॉबर्ट ब्रुस फुट के द्वारा, वो सारे जो वहां पर औजार मिले हैं वो सब एश्यूलियन औजार हैं। कौन से औजार हैं बाबू? एश्यूलियन औजार हैं, जिसको हस्त कुठार कहा जाता है। तो ये तीनों जो है, मुस्तारियन, एश्यूलियन और ओल्डवान, ये सब जुड़ा हुआ है आपके स्टोन से बनाने वाले उपकरण से, पर ये ग्रेशियन जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी, ग्रेशियन जो है वह ट्रेडिशन नहीं है। किस क्षेत्र में भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? विच इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब जहां से स्टोन एज के सर्वाधिक प्रमाण मिले हुए हैं। क्या वो बेलन वैली है, क्या वो सोन वैली, क्या वो कैमू रेंज है, क्या वो होसांगी है? तो देखिए बाबू, सबसे ज्यादा जो आपको साक्ष्य मिले हैं वो है बेलन वैली से। ठीक है बात। बेलन वैली की अगर आप बात करते हैं तो बेलन नदी है। बेलन क्या है? नदी है। ये सहायिका है टोन्स की। ये सहायिका किसकी है? टोन्स की। और टोन्स सहायिका है बाबू गंगा की। टोन सहायिका है गंगा की। अगर आप बेलन नदी की बात करते हैं तो बेलन नदी का उद्गम जो होता है वो सोनभद्र में होता है। सोनभद्र से होकर के ये मिर्जापुर में जाती है। मिर्जापुर से फिर ये जाती है इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, और प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है किससे? ये टोन नदी से, टोंस नदी से मिल जाती है। और प्रयागराज में ही टोंस नदी जो है वो मिल जाती है आपके गंगा से। ठीक है, टोंस नदी किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो बेलन नदी किसकी सहायिका है? टोंस नदी से की है। सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज वाले क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। अब सुनिए बाबू, टोंस नदी की बात करते हैं तो यमुना की सबसे बड़ी सहायिका टोंस है बेटा, लेकिन ये वो वाली टोंस जो है वो उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। उत्तराखंड में। और ये जो टोन्स है, ये जिस टोन्स की बात कर रहे हैं, ये कहाँ की है? यूपी के। तो दो टोन्स हैं, पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाए यमुना की सबसे बड़ी सहायिका कौन सी है? टोन्स नदी है, परंतु वो कहां पर प्रवाहित होती है? उत्तराखंड में। और ये जो आप बेलन वैली की बात कर रहे हैं, जो बेलन नदी की बात कर रहे हैं, ये प्रवाहित होती है यूपी में। और ये किसकी सहायिका? यूपी वाले टोन्स की सहायिका। और यूपी वाली टोन्स किसकी सहायिका है? गंगा की। और जो उत्तराखंड में जो टोन्स बहती है वो किसकी सहायिका है? यमुना की। और यमुना की सबसे लंबी सहायिका कौन सी है बेटा? टोन्स नदी ही है। ठीक है, और सबसे बड़ी सहायिका यमुना की चंबल है। ठीक है, कल सर जियोग्राफी पढ़ा रहे हो क्या? हाँ, जियोग्राफी भी पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है बात। ठीक है, हिस्ट्री मैं सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाता हूँ। ठीक है बात। इन सब के बैचेस आपको ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, बेलन वैली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, इन सबसे प्रवाहित होती है। तो बेलन बेलन घाटी से आपको पाषाण युग के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हुए हैं बेटा, सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हुए हैं। इसलिए बोला जाता है कि इंडियन प्री हिस्टोरी का टेक्स्ट बुक किसे बोला जाता है? बेलन वैली को बोला जाता है, बेलन घाटी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्न में कौन सा उपकरण हस्तस्पर्शु प्रकार का नहीं है? हस्तस्पर्शु का मतलब होता है हैंड एक्स, जिसको हाथ से पकड़ करके आप यूज कर सकते हो। हाथ से पकड़ पकड़ करके आप वार कर सकते हो। तो देखो, फ्लेक, हाँ फ्लेक होता है बेटा। चॉपर, चॉपर भी होता है। बोरर, बोरर भी होता है। पर ये पेबुल नहीं होता है बेटा। पेबुल क्या होते हैं? पेबुल वह गोल पत्थर होते हैं जो नदी के बहाव के द्वारा अपर्दित होकर के एकदम चिकने गोल हो जाते हैं, उनको पेबुल बोला जाता है। पेबुल का प्रयोग किया जाता था फ्लेक निकालने के लिए, पेबुल का प्रयोग किया जाता था चॉपर निकालने बनाने के लिए, पेबुल का प्रयोग किया जाता था बोरर बनाने के लिए। पेबुल कोई उपकरण नहीं है, समझे बात को। पेबुल एक पत्थर है जिसका प्रयोग किया जाता था कोर उपकरण से बाकी के उपकरण को बनाने के लिए, चाहे वो फ्लेक उपकरण हो, चाहे वो चॉपर हो, चाहे वो चॉपिंग हो, चाहे वो बोरर हो। पेबुल नहीं है कोई इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गई बात? तो पेबुल इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तस्पर्शु प्रकार का नहीं है? फ्लेक है, चॉपर है, बोरर है, इन सबको हाथ से पकड़ करके वार किया जा सकता था, परंतु पेबुल इन सबको बनाने में हेल्प करता था। पेबुल कोई उपकरण नहीं है। पेबुल क्या होता है? जब आप नदी के किनारे जाते हो तो गोल गोल आपको पत्थर मिलते हैं ना बाबू, एकदम चिकने गोल गोल, वही पेबुल हैं। ठीक है, नदी के किनारे जो गोल गोल एकदम चिकने वाले पत्थर मिलते हैं, बिना बिना नुकीले, बिना किसी प्रकार के, तो वो पेबुल होते हैं। नदी के बहाव द्वारा इनके जो कोने होते हैं, इनका जो नोक होता है, उसको अपर्दित कर दिया जाता है और ये बिल्कुल गोल हो जाते हैं। ठीक है, बचपन में हम लोग इकट्ठा करते थे इसको। ठीक है बात। वो हाथ से नहीं खेला जाता था, उछाल उछाल करके, तो खेलने में बड़ा मजा आता था इससे। ठीक है। ठीक है, अब देखो, भट्टी प्रोलु अभिलेख किस
धातु से निर्मित था। भट्टिप्रोलु अभिलेख, पहली बात तो ये समझिए भट्टिप्रोलु अभिलेख है क्या। भट्टिप्रोलु अभिलेख जो है वो आंध्र सातवाहन वंश का अभिलेख है। आंध्र सातवाहन वंश का अभिलेख है, सातवाहन वंश का अभिलेख है। आंध्र सातवाहन वंश के अभिलेख जो है वो अमरावती से भी प्राप्त हुए हैं, अमरावती से भी प्राप्त हुए हैं, नागार्जुन कोंडा से भी प्राप्त हुए हैं, नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुए हैं, और भट्टी प्रोलू से प्राप्त हुए हैं, भट्टी प्रोलू से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भट्टी प्रोलू से प्राप्त हुए हैं। अभी भट्टी प्रोलू है कहां पर, भट्टी प्रोलू जो है वो आंध्र प्रदेश में गुंटूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है। आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश है। और इस अभिलेख को किसने बनवाया था, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने बनाया था। और इन सारे अभिलेखों से, चाहे अमरावती का अभिलेख हो, चाहे नागार्जुन कोंडा का अभिलेख हो, चाहे भट्टी प्रोलु का अभिलेख हो, यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चैत्य विहार स्तूपों की जानकारी मिलती है। भट्टी प्रोलु अपने स्तूपों के जानकारी के लिए फेमस है, स्तूपों के जानकारी के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध जो स्तूप बनते हैं, स्तूप जो होता है वह आपके बुद्ध भगवान के मृत्यु का सूचक होता है, मृत्यु को दर्शाने के लिए स्तूप बनाया जाता है। ठीक है, और पश्चिम जो होता है वो होता है उनके महापरिनिर्वाण का, द्योतक होता है महापरिनिर्वाण का, और जो उनकी मृत्यु है उसको दिखाया जाता है स्तूप से। स्तूपों की जानकारी के लिए प्रसिद्ध है ये, प्रसिद्ध है। ठीक है, भट्टीप्रोलु कहां पर है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है चांदी का। ये किसका बना हुआ है बाबू, चांदी का बना हुआ है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन सीरीज 2, सॉरी क्वेश्चन सीरीज 6 आपका कंप्लीट हो जाता है हिस्ट्री का। आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ये सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज इसे शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और भी वीडियोस आपको आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ठीक है, थोड़ा सा समस्या में चल रहा हूं इस समय, परिवार में प्रॉब्लम है। अभी इस समय 3 बज रहा है, 3:30 बज रहा है, मैं इस समय लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, तो मैंने सोचा कि लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोग दे दूं, काफी लंबे समय से लेक्चर नहीं दे पाया था। अभी बस ये जो प्रक्रिया है ये मान के चलिए 7-8 दिन और चलेगी। पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे, जैसे वहां से डिस्चार्ज हो जाते हैं फिर उसके बाद से फिर मैं आप लोगों को रेगुलर लेक्चर देना शुरू कर दूंगा। लेकिन जितना भी समय मुझे मिल पा रहा है उसमें मैं आप लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल चल पाएगा। ये मेरा चैनल नहीं, आपका चैनल है। आप लोग अपना मान करके इसको चलिए। कोई भी जरूरत हो, कुछ भी पढ़ना हो आप लोगों को, आप मुझे बताइए, मैं उसके वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है बात, थैंक यू सो मच।